उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, पीसीएस प्री 2025 के लिए सेक्शनल टेस्ट मैं लेके आया हूँ। ये ध्येय आईएएस के टेस्ट हैं और इसमें पहला है हमारा इतिहास, कला और संस्कृति, और इसमें समसामयिकी जो है वो अक्टूबर की रहेगी और संभावना भी है कि अक्टूबर की पूछी जाए। ठीक है, क्योंकि पिछले 12 महीनों का मोस्ट होता है करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। और देखो, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे सिर्फ ये नहीं मैं क्वेश्चन देखूंगा पढ़ दूंगा। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आप लोग जानोगे, ऐसे आते हैं सेम, और हमको उनसे कैसे डील करना है ये भी आप लोग सीखोगे। ठीक है, कभी कभी हमको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा होता है, फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। समझ लो क्या कह रहा है? यह कथन किस इतिहासकार का है? वो ये कह रहा है कि किसी और बड़ी घटना का इतना महत्व नहीं था जितना भारत की रास्ता खोजे जाने का था। तो विलियम हंटर, डार्डवेल, स्टेनली, लेनपुल और जेएन सरकार। तो इसका जो आंसर है ये है डार्डवेल। ठीक है, डार्डवेल ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोलने की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित जो किया था, और यूरोप की एशिया में उपनिवेशवादी जो गतिविधियाँ शुरू हुई थी उसका वो प्रतीक था, वो उसका जो उसकी सराहना करता था। तो ये डार्डवेल, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। फैक्ट में यही दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हो जाने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चन दिए रखे हैं। हम 1 या 2 का तो आंसर कर ही लेंगे अगर हमने पढ़ा है ना, तो थोड़ा आसान हो गया ना पिछले क्वेश्चन की आप जो अपेक्षा। बस यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए, कह रहा कि सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, शाहजहाँ द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण। ठीक है, तो ये कब हुआ था? शाहजहाँ का जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था 1632 में। कब हुआ था? 1632 में। वास्को डिगामा का भारत आगमन, अब ये तो सबको पता होगा, आराम से ऐसे कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको करने हैं, लिख लिख के डेट आगे। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला का निर्माण, तो ये कब हुआ था? 1510 में। तो गोवा आ पाए थे वो लोग, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर है, पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार कब हो गया था? तो ये 1814 में हो गया था। अब देखिए, इसके कूट पे चलते हैं। 1498 सबसे पुरानी डेट यहाँ पे। तो जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा जो इतिहास, तो उसको ये वाली डेट तो पता ही होगी। अब देखो, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, उसके बाद देखो, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला निर्माण, ये भी क्या है, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, 1510। तो यानी कि 3 और 2। तो देखिए 2 और 3, तो 2 और 3 यानी कि ये वाला भी कैंसिल हो गया, 2 3 2 3। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमको पहले ही ऑप्शन 1 में ही मिल जाता है, कुछ 2 में, कुछ चारों देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे चारों देखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम 2 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? देखिए 1632 और 1814। तो शाहजहाँ द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण, यानी कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया। कह रहा कि कौन से कथन सही हैं? ठीक है, देखो पहले पढ़ लो। सूरत पहला भारतीय नगर था जहां से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। तो बिल्कुल सही है कि नहीं? सूरत से तो रखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में की थी। नहीं नहीं नहीं, ये 1639 में की थी। कब की थी? 1639 यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। 3 निकाल दो। देखो, अब देखो ऐसे अगर हमें यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। एक तो हमको 2 ये पता थे और हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 पता होंगे फिर भी ये वाला क्या, ये वाला ऑप्शन कन्फ्यूजन करेगा। इसका सही तरीका क्या है? हमको एक दूसरे, ये वाला बिल्कुल मुझे सही पता था 3 वाला, कि ये तो 39 में है। अब देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। हमको अगर 2 नहीं भी पता फिर भी क्या हो गया? आंसर सही हो गया। तो ऐसे एक फैक्ट से ही जो ये वाले आंसर सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही था 1612 में कैप्टन बेस्ट ने। अब हमको ये अगर नहीं भी पता था फिर भी मेरा सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमको ये पता था कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो 1639 में बना था। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 वाला गलत मिल गया हमको ये वाला नहीं पता था, फिर भी हमारा आंसर क्या हो सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करना है, वैसे सही उत्तर को चुनना है। देखिए यहाँ पे क्या कर, अच्छा यहाँ पे जो मिलान करना है, देख लीजिए ये व्यक्ति हैं, ये इनके योगदान है। तो जॉब चारनाक ने क्या किया भाई? सब लोग पढ़ते आ रहे होंगे, आराम से कर लोगे। बहुत मतलब हर जगह मिलने वाला क्वेश्चन है। कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चारनाक। फ्रांसिस डे भी आराम से कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हो। फ्रांसिस डे ने क्या किया था? मद्रास, अभी पीछे पढ़ के जो आए क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि मद्रास के ये संस्थापक थे। ठीक है, गेराल्ड अंग्यार ने क्या किया था? ये बम्बई के संस्थापक थे। विलियम नारिस, अब यही एक ऑप्शन मिल रहा है, अगर हमको नहीं पता है फिर भी वही होगा। कौन थे? औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूत थे। ये सच में मुझे नहीं पता था।
ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा है, देखिए 1 का 4 अगर हमें, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ऐसे हो, सेम ऐसे पेपर में भी आते हैं, यहाँ पे लगता है कठिन कठिन नहीं आते हैं, बस वहाँ हम कर पाएँ, हमें ये सब दिमाग मेरा काम करता रहे। देखिए जवाब चाहना 1 का 4 मुझे पता था ना, मुझे 1 का 4 देखना है, बाकी पढ़ना ही नहीं है, 3 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी होते हैं कूट वाले, तभी मैं कहता हूँ कूट वाले क्वेश्चन सिंगल फैक्ट वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हैं, फैक्ट में अगर आया तो ठीक, जो फिर क्या बने तो तुक्का है या फिर गलत है। बढ़ते हैं आगे। यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सीधा फैक्ट है, अगर आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो बात खत्म, ठीक ना। अब ये देखिए जयसिंह द्वितीय ने किया था, ठीक, जयसिंह जो द्वितीय थे, ये न यहाँ पे क्या है, यूक्लिड की किया है इन्होंने, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, जयसिंह द्वितीय। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, हाँ। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? तो बिल्कुल की थी, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? तो बिल्कुल कराया था स्वर्ण मंदिर का, ध्यान रखना। अमरदास जो थे ये अमृतसर जो नगर की स्थापना की थी, और अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, इनको दोनों को आप कनेक्ट करना है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के समय मुगल शासक अकबर, नहीं अकबर नहीं था, कौन था यहाँ पे? यहाँ पे औरंगजेब था, ठीक है। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन आसान होने वाला है, यानी कि हमको अगर 3 वाला हमको पता था, जहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो हमारा आंसर 1 2 मिल गया था हमको, अगर क्वेश्चन नहीं पता था फिर भी। इसीलिए कहते हैं कि चारों ऑप्शन में जितना क्वेश्चन हो वो पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अब ये कैसा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा ये पता है तो आप कर लोगे, बाकी कॉमन सेंस इसमें बहुत ठीक लगने वाला नहीं है, यानी कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ रहा है तब ठीक, नहीं आ रहा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगने वाला है। तो जो रणजीत सिंह थे, इनको राजा की उपाधि अफगान का शासक था कौन? जमान शाह, इसने दी थी, ठीक है। ये क्या था, उन्हें उनके सैनिक कौशल और पंजाब पर जो नियंत्रण के लिए ये इनको दी गई थी। जमान शाह कहाँ का शासक था? ये अफगान शासक था, ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फिर फैक्ट लग सकता था, 50-50%। अगर आपको अफगान शासक पता था तो मामूली सी बात है, ये वाले ऑप्शन आप काट देते, अब दो में फंस जाता, लेकिन 50% आप। प्रसिद्ध पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? अब ये क्वेश्चन पता है तो सही, नहीं पता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन थे? वारिस शाह। वारिस शाह जो थे ये एक प्रसिद्ध पंजाबी सूफी कवि थे। कौन थे? ये पंजाबी सूफी कवि थे, ध्यान रखना, पंजाबी सूफी कवि थे, ठीक है। इन्होंने हीर रांझा की रचना की, जो पंजाब के एक अमर प्रेम गाथा है, अमर प्रेम काव्य है, ठीक है। वहाँ के लोकगीत नाटकों में इसका चर्चा रहता है, मतलब ये चीज़ हुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विचार करना है और सही देखना है कौन कौन से हैं इसमें, देखते हैं। मंगलौर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी? तो हाँ बिल्कुल सही बात है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली? हाँ, फिर तो कोई बचे नहीं, हुए तो स्वीकार कर लिया था। फिर है मद्रास की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी? जी बिल्कुल नहीं। मद्रास की संधि जब हुई थी तो कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट, लॉर्ड वेरेलस्ट के समय हुई थी, कॉर्नवालिस के समय नहीं। मतलब 3 वाला हमको मिला है अगर जो, तो ये कन्फ्यूज, ये कहाँ, ये कट गया और ये मिल गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने ये कर लिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? अब आराम से कर लोगे ये क्वेश्चन, क्योंकि जो भी पढ़ते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन था? तो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। इसे रंगीला भी कहते थे, इसे रंगीला भी कहते थे, ठीक है। मोहम्मद शाह बहादुर शाह जो थे उनके सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था, ठीक है, समझ में आई बात। ये अत्यधिक जो मतलब ठीक है विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, इसीलिए इसको क्या कहते थे? रंगीला कहते थे, ठीक। और जो फारस के शासक थे नादिर शाह, तो कब किया था? 1739 में, ठीक। तो ये शासक था, इन्हीं के ये आक्रमण के बाद फिर ये शासक नहीं रहते हैं, दूसरे शासक आते हैं, ठीक है। पढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन है 1819 ईस्वी में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो नहीं, 1819 ईस्वी में समाचार दर्पण बंगला भाषा में प्रकाशित था, अंग्रेजी भाषा में नहीं। किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में था, ठीक है। नहीं, ये वाला तो गलत हो गया, 2 ही ऑप्शन है, देख लीजिए। पहला तो गलत हो गया, तो मतलब पहला गलत हो गया, अच्छा दूसरा पढ़ लो, इसमें है ऑप्शन। समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था? अब देखिए ऊपर है 1819, तो देखिए 1819 में जब हुआ था, और ये इसका हेस्टिंग का कार्यकाल कितना था? 13 से कितना था? 23 से, 1813 से 1823 तक, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल 2 वाला सही है। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था? ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये था अमीनी समिति, अमीनी समिति, ठीक है। ये 1778, इससे पहले अकाल जो पड़ चुका था, में इसमें की गई। इसका उद्देश्य क्या था? भू राजस्व की नीति तथा अकाल की स्थिति का मूल्यांकन करना, उसी जो अनुसार फिर भू
मतलब कर वगैरह लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत जो बड़ा क्या अकाल पड़ चुका था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹20 वार्षिक बताई थी। तो बताई थी क्या नहीं बताई थी, बिल्कुल ₹20 वार्षिक बताई थी। उन्होंने इस अनुमान को 1867-68 की जो ईस्वी के लिए प्रस्तुत किया था। हाँ, ये भी बिल्कुल बात सही है, यही टाइमिंग उनकी थी। उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो भैया सबको पता होगा ये नहीं लिखी, हालांकि ये थोड़ा सा सरल पेपर लग रहा होगा, लेकिन सरल नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे 20 है क्वेश्चन हिस्ट्री के, उसमें से 12 क्वेश्चन सरल आएंगे, सबको पता होंगे, मतलब पता, मतलब कर लो कॉमन सेंस पे। 12 से नहीं, कम से कम 15, 5 ही कठिन होते हैं, कभी देखना। यही 5 क्या होता है, अगर हम इसमें से 3 कर लेंगे तो हम प्लस पॉइंट में, और यही हम 5 तुक्का मार के आए, ठीक है, और ये 5 के 5 गलत हो गए, हम माइनस पॉइंट में चले गए, तो हम क्या कहेंगे, अरे इतिहास कठिन आ गया, यही होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं सही है। अच्छा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, आप लोग कमेंट जरूर करना, इसके लिए सबको पता होगा। अच्छा, इसमें देखते हैं स्थान और क्रांतिकारी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा और रायगढ़, सॉरी रामगढ़। अच्छे से पता होगा, सुल्तानपुर में देखिए शाहिद हसन साहब थे, ठीक है। गोरखपुर में कौन था, तो गोरखपुर में थे गजाधर सिंह। मथुरा में देवी सिंह, रामगढ़ में देवी रानी अवंतीबाई थी, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे क्या, ए का टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो सही होंगे। अगर हमको सुल्तानपुर के सिर्फ जो पता थे, या बी का 1, हाँ अगर हमको बी वाला भी पता था, गोरखपुर का गजाधर सिंह, फिर भी हम कर लेंगे, क्योंकि बी का 1 सिर्फ इसी में, बाकी में नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हो, नहीं जो आता है तो क्वेश्चन ये नहीं होगा, ये फैक्चुअल है, ठीक है। तो शुभ समाचार पत्र जो थे, ये केशवचंद्र सेन जी का था। केशवचंद्र सेन जो ब्राह्मण समाज के प्रमुख सुधारक थे, ये शुभ समाचार नामक पत्रिका का संपादन किया। इसका उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रचार करना था। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्थापना के सही कालक्रम को लगाइए। अब पहले अगर इनके जो स्थापना वर्ष याद हैं तो आप आराम से कर लोगे। अच्छा देखिए, सही कालक्रम में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डेट सन तो होता ही है, डेट का भी फर्क होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ध्यान रखो, मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने भी ये गलतियाँ की, अब उसको सुधार रहा हूँ, कि जो भी आप पढ़ते हैं ना, उसमें जो डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं, डेट हैं, तारीख हैं, कुछ आंकड़े हैं, क्रोनोलॉजी है, इसको आप ज़रूर से रट लो। डाटाबेस पूरे पूरे पेपर में कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो डेट होंगे, क्रोनोलॉजी होगी, कोई आंकड़ा होगा किसी का, संख्या है ना, ये सब चीज़ जहाँ मतलब संख्याएं होती हैं, संख्याओं वाले क्वेश्चन, संख्याओं वाला जो सिलेबस में जहाँ भी तो संख्याएं दिख जाएँ, वो चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है। और जो इतिहास में तो संख्याएं खासकर बिल्कुल आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1897 में हुई थी, ठीक है, सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लो। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब हुई थी, 1875 में, ये तो खूब रटे होंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1905 में, ये भी खूब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। अब देखिए, कौन सबसे पहले 1875 के 1868, प्रार्थना समाज, यानी कि 2, ठीक है। तो 2 यानी कि ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाले हमारे पास चल रहे हैं। अब 2 3 2 3 2 है तो भाई पक्का ही है ना कि ये आएगा। अब देखिए 4, अब देखिए कौन आएगा, 1 पहले आएगा, ये 4 पहले आएगा। 1 है 1897, 4 है 1905, तो कौन आएगा पहले, ये डी वाला सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। पाइक वे सैनिक होते थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे, ठीक है। देखिए तो ये बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या होता था, ये पाइक होते थे, ये सैन्य सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि पाते थे, मतलब ये भूमि उनको दे दी गई कि भाई जीवन यापन करिए, हम आपसे लगान भी इसमें नहीं लेंगे। खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था, हाँ जी बिल्कुल, खामती जो विद्रोह था वो असम में हुआ था। कुकी जनजाति विद्रोह का कारण पोथांगल लेना था, तो हाँ ये भी सही है। पोथांगल लेना एक क्या होता कि ये मुफ्त श्रम, पोथांगल क्या होता था, इसे कहते थे मुफ्त श्रम, ध्यान रखना, मुफ्त श्रम या बेगार भी कह लोगे साधारण भाषा में। तो कुकी जो जनजाति का विद्रोह था इसीलिए था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाते हैं। भारत में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किन के प्रयासों से हुई, तो देखिए राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ये लग जाए उपरोक्त सभी, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। डेविड हेयर भी, तो जब 2 हैं तो ये यहाँ पे उपरोक्त सभी है, तो ये वाला डी वाला हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, इनके संयुक्त प्रयासों से हुई थी, ठीक है। और ये आधुनिक शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार जो करिए। देखिए कथन सही है, यही पूछ रहा है इसमें। तामलुक की समानांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किए, तो बिल्कुल तामलुक की सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किए थे। इस सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया, हाँ बिल्कुल किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वाहिनी की सदस्यता मातंगिनी हजारा, हाँ बिल्कुल, की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, हाँ ये तीनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 बिल्कुल सही है।
देखिए देखते हैं, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं भाई। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पर नमक की संज्ञा की तरह बताया था। हाँ, हमारे कहा था कि बंगाल जो विभाजन है ये हमारे घाव पे नमक का काम कर रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था, ये बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। बिल्कुल सही। बनर्जी और वज्र, ठीक है, याद रखना, मैंने याद किया ऐसे इसको। महात्मा गांधी ने बंगाल विभाजन को भारत के वास्तविक जागरण की शुरुआत माना था। हाँ, इन्होंने कहा था ये है कि लोग एक हो रहे हैं और या इस तरीके की कोई घटना है तो लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो कहा था हाँ बिल्कुल ये जागरण की शुरुआत है कि हम लोग हैं, जानते हैं जो हमारे अधिकार और क्या हमारे लिए सही हो सकता है। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था। बिल्कुल, ये इनकी चिंताएं बढ़ गई थी और इसीलिए क्या हुआ था, रद्द हुआ था बाद में, ये भी इन्होंने कहा था। यानी कि ये चारों कथन सही हैं। देखें ऑप्शन है कोई, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन सी, चारों कथन सही हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। NG रंगा जी थे। ये भी क्या थे, प्रखर किसान नेता भी थे, एक विचारक थे, लेकिन शुरू में गांधी जी के जो चंपारण आंदोलन के तौर तरीकों पर ये सैद्धांतिक सहमत नहीं जताई थी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं है कोई इनके ध्रुव विरोधी थे, नहीं, इनके कुछ या ये शुरुआत में देखो, शुरुआत में कोई व्यक्ति कुछ करता है ना, तो जो पीछे उसी क्षेत्र में काम कर रहा जो होता है, जैसे हमारा कोई क्षेत्र है, हम इसमें आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब हमारे आगे कोई आ जाए नया व्यक्ति और वो थोड़ा सा जो नवाचार या थोड़ा सा जो नया तरीका अपनाए, तो मुझे लगेगा अरे मेरा तरीका ही सही था, ये क्यों आ गया। ऐसे ये थे, ये जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ये विरोधी नहीं, किसानों क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन उनका तरीके से इनको विरोध किया था, बाकी कोई ध्रुव विरोधी इनके नहीं थे। ये क्वेश्चन जान लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करिए विचार। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। हाँ बिल्कुल की थी, विजय राघवाचार्य ने 1920 में नागपुर में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था। ये बिल्कुल सही है, दोनों क्वेश्चन सही होता है, यानी कि A और C दोनों सही हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? तो ये क्वेश्चन पढ़ा है, और आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये जो दांडी यात्रा है, लेकिन हालांकि जब ये वो घटना की जो क्या मतलब क्या बोलते थे इसको, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने किस अमेरिकी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था? ठीक है, तो ये था वेब मिलर। देखिए दो पत्रकार हैं, आपको याद करा दूँ अभी, दो पत्रकार हैं, एक है लुई फिशर, एक है वेब मिलर। मुझे याद नहीं होते थे, तो अब तो याद हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में बच्चों को याद नहीं होते हैं, कौन कहाँ था कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, जब अंग्रेज़ों की हालत यहाँ पे टाइम फिश वाली थी, तो कब थी? भारत छोड़ो आंदोलन में, इसको ध्यान रखना, टाइम फिश है ना, वो बोलते हैं कि टाइम फिश हो गया, नहीं सब समाप्त हो गया। जब अंग्रेज़ों की हालत भारत में टाइम फिश वाली थी, तो कौन? लुई फिशर थे, फिसल यहाँ से फिसल रहे थे, ठीक ना। तो अगर ये वाला आप याद कर लोगे तो दूसरे बचते कौन है? वे मिलर। तो वो कहाँ थे? वो दांडी जो मात्रा में थे। इन्होंने धरसना ठीक है, जो नमक गोदाम पे जो घटना हो रही थी, जो मार रहे रहते, तो उसको देखा था और कहा था कि ऐसा दृश्य मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे लुई फिशर कब हैं? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी के साथ में रहेंगे, टाइम फिश वाले। ठीक है, शायद याद हो गया होगा, अगर जिनको याद नहीं होगा ऐसे ही याद किया जाता है, कोई हंसने की इसमें बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, करोगे क्या? इतने सारे डाटा हैं, कितना आप मतलब बिल्कुल माइंड में सेफली आप सेव कर लोगे नहीं ना, जब तक कोई हिंट आप नहीं दोगे अपने माइंड को, चीज़ें कठिन हो जाएंगी। हिंट दे लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम रटने में इस पर अपनी जो ऊर्जा खपत है, और मुझे अब टाइम फेस अगर ये चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें और शब्द होते हैं कि माइंड में वो बैठ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए कथन होगा, मिहिर भोज ने अपने सिक्कों पर वाराह की आकृति अंकित की थी। तो वाराह की आकृति अंकित की थी, बिल्कुल मिहिर भोज ने वाराह क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, वह स्वयं को विष्णु का अवतार, हाँ बिल्कुल, वह स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था। तो AR सही है और सही व्याख्या करता है। AR दोनों सही और सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 27 की ओर। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। देखिए जो एक सेकंड, देखिए क्या है कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जो विग्रहराज हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं कि, तो इनका नाम मिलता है बीसल देव। क्या मिलता है? बीसल देव। यही हैं, विग्रहराज ही कहो या इनको बीसल देव कहो, ये विग्रहराज चतुर्थ थे। बीसल देव, देखो यहाँ पे आ गया बीसल देव, मैं तभी कंफ्यूज हो रहा था। बीसल देव ने अजमेर में एक विद्यालय की स्थापना की थी। हाँ जी बिल्कुल की थी इन्होंने, अजमेर में एक बार। फिर बीसल देव विग्रहराज में स्वयं ने, लिखो यहाँ पे, हरिकेल नाटक की जो रचना की थी। हाँ ये भी वाला बिल्कुल सही है, बीसल देव ने स्वयं क्या किया था? हरिकेल नाटक की रचना की थी। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। देखिए विद्वान हैं और उनकी कृति है, आपको यहाँ पे बताना है कौन कौन से सही हैं। यहाँ पे मिलान नहीं करना है, यहाँ पे बताना है कितने सही हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अपने आप में खतरनाक हो जाते हैं जो चीज़ आपको सारी याद ना हो। देखिए धनपाल,
धनपाल तिलक मंजरी, हाँ बिल्कुल, धनपाल ने तिलक मंजरी लिखी थी। ठीक है। अब धनिक, जो मृत संजीवनी, पिंगल छंद शास्त्र का टीका। अब देखिए धनिक ये वाला जो था, ये नहीं, धनिक ने 10 रूपक की रचना, नहीं सॉरी, जो धनिक था इसने 10 रूपावलोक, ये धनिक की ये रचना है 10 रूपावलोक। ठीक है। और धनंजय की 10 रूपक है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, धनिक तो सही नहीं है। अच्छा देखिए, अब जब ये धनिक का हो गया तो ये वाला तो गलत हो गया, तो यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि कौन सा 1 और 3 कहाँ गए, यानी कि केवल 2, सॉरी केवल 2 सही हैं, 2 मिल रहे हैं ना, 2 2 सही हैं। अच्छा, भट्ट हलायुध जो थे ये मृत संजीवनी लिखा था इन्होंने, पिंगल छात्र पे टीका था ये। ठीक, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि कौन सी सामाजिक प्रवृत्ति पूर्व मध्य काल में उभर कर सामने आई। देखिए पूर्व मध्य काल, जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे ना उससे ठीक पहले का काल, मतलब हम कहेंगे पोस्ट गुप्ता, है ना, वही 600 700 700 800 तक, ये वाला कार्य। ठीक है। तो देखिए व्यापारियों का प्रभुत्व पढ़ा, नहीं नहीं नहीं, व्यापारियों का प्रभुत्व उस टाइम नहीं, पोस्ट मॉडर्न में व्यापारियों का जो प्रभुत्व नहीं था, यहाँ पे नए नए शासक, सामंत और जातियाँ, वर्ग, जो इनका प्रभुत्व बढ़ रहा था। ब्राह्मणों पर का प्रभाव केवल धार्मिक कारणों तक सीमित रहा, नहीं, ये तो पहले था, केवल लग गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ब्राह्मण ही सबसे मजबूत स्थिति में उभर के आ रहे थे। ठीक है। भूमिदान के आधार पर श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई, हाँ बिल्कुल। देखिए क्या था यहाँ पे, ब्राह्मणों को भूमि बिना राजस्व के दी जाने लगी, और ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई, है ना, कुलीन, उससे ज़्यादा भूमि वाले, क्या है ना, ये सब चीज़ें थी श्रेणीबद्ध समाज की। क्या था कि स्पष्ट रूप से जो है उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित हो गया था। यहाँ पे जाति संरचना क्या थी, और जटिल हो गई थी, है ना। भाई पूर्व मध्यकाल में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जब हर्षवर्धन ने किया शासन ना, उसके बाद में क्या हुआ, छोटे छोटे जो सामंत थे उनके, जो इवन ब्राह्मण साम्राज्य में वहाँ पे राज्य भी आया, वाकाटक वगैरह, है ना। तो ये हो गया, तो श्रेणीबद्ध समाज की तो यहाँ पे रचना हुई थी, तो बिल्कुल सही बात है। वैश्यों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिली, नहीं नहीं, कोई नहीं, वैश्यों ये कोई खास वर्ग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्गों में क्या श्रेणीबद्ध, यहाँ पे श्रेणीबद्ध तो था, लेकिन सारे वर्ग क्या था, राजनीतिक सत्ता में थे, कहीं किसी के साथ सत्ता, छोटे छोटे राज्य वहाँ पे हो गए थे। तो मेरे यहाँ पे क्या, ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी तो एक ही कह रहा, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किस क्षेत्र पर था। तो आप उसको पता है सिंध पे था, ये 1027 में महमूद ने सिंध पर अंतिम जो आक्रमण किया, उसके बाद जो उसने कोई भी भारतीय अभियान नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके साथ में फिर क्या हुआ था। बढ़ते क्वेश्चन 31 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में, अच्छा ठीक है, देखिए रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, वारंगल कह रहा कि कौन कौन सही है। भैया ये तो बिल्कुल आपको कह रहा है ना, डेट बिल्कुल याद ही होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत गलत हो जाएगा। एक मैं ट्रिक बता सकता हूँ उसकी, शायद आप, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं काम करेगी। देखिए रणथंभौर जो हुआ था वो 1300 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़ 1303 में हुआ था। ठीक है। और यहीं पे इसका नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद, ध्यान रखना, खिजराबाद कर दिया था, तो ये वाला भी सही है। देवगिरी का जो आक्रमण था, हाँ 1311 में हुआ था, यहाँ का शासक कौन था, रामचंद्र था, ठीक ना, रामचंद्र। वारंगल 1309, हाँ बिल्कुल सही, 1309 में वारंगल का हुआ था। यहाँ पे क्या काकतीयों की राजधानी थी, काकतीय जो थे, रुद्रदेव कौन था, रुद्रदेव यहाँ पे था, रुद्रदेव सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे सभी 4 सही हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 को बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तुगलक वंश का, ये तुगलक का शासक था, देखते हैं भाई, एक सेकेंड, हाँ फिरोज, देखिए उसने जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया, हाँ बिल्कुल किया। उसने दीवाने खैरात के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया, बिल्कुल। उसने सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान की, हाँ यहाँ पे जागीरें दी जाने लगी थी, जागीरें दी गई थी, ये भी सही है। वह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया, नहीं इसने बड़े पैमाने पर कराया, लेकिन सुल्तान जो था जो गियासुद्दीन, इसका पूर्ववर्ती, उसने शुरुआत जो करवा दी थी, यानी कि ये वाला नहीं, है ना। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया, लेकिन पहला सुल्तान वह नहीं था। पहला कौन था, गयासुद्दीन था। ध्यान से जो पढ़ोगे तभी सही कर पाओगे, यानी कि 1 2 3 सही है, चौथा तो गलत था। देखिए इसमें केवल 2, केवल 3, सभी 4, सभी केवल 1। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है पेपर में भी। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, केवल 2, केवल 3, अब मुझे लगता है कि 4 वाला तो गलत है, यानी कि 3 सही है। अब मैं लिखूँ यहाँ पे सभी 3, या जो ऑप्शन होता है 3। अब देखो केवल 3 ये कंफ्यूज कर रहा है कि केवल 3 वाला ही सही है, बाकी सब गलत है, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा पेपर में भी आता है सेम ऐसे, केवल 3 का जो मतलब है 3 ही, सिर्फ 1 गलत है, तो ये वाला सही है। नहीं, केवल का मतलब सिंगल से जो मतलब नहीं है। यहाँ पे बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे पत्रिका और यहाँ पे प्रकाशक हैं, लेखक हैं, इनको मिलाना है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो कौन था, श्याम जी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशलिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा। फिर है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, बिल्कुल डॉक्टर अम्बेडकर थे, बिल्कुल सही है। इंडिया डिवाइडेड, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही है, यानी कि सब सही हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इंडिया डिवाइड कौन था, अच्छा अनहैप्पी भारत कौन था, अनहैप्पी इंडिया, आप लोग कमेंट करना, जरूर करना।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित नहीं माना जाता है? लो अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। एक मतलब कि नहीं है। तारीख़ मुबारक शाही, सॉरी कहाँ गए, हाँ ये फतवाए जहांदारी, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ मुबारक शाही। देखिए तारीख़ जो मुबारक शाही थी, कह रहा कि किस ग्रंथ जियाउद्दीन बरनी द्वारा नहीं माना जाता है। तारीख़ मुबारक शाही ने, देखो आपको अच्छे से याद होगा, याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी इन्होंने इसको लिखी है, ठीक है। नहीं कि ये वाला तो नहीं है, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? यही। बाकी ये इनकी ही हैं। तारीख़ मुबारक यही फतवाए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाह, ये किसने लिखी है? ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। तारीख़ मुबारक याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी, ध्यान रखना इसको। 35 नंबर देखते हैं, नायंकर व्यवस्था के विघटन ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। देखिए पढ़िए, नायकों, देखिए कथन था, इसका कारण क्या है? नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी। तो देखिए क्या था, ये तो सही है, विघटन जब हो गया, विघटन हो जाएगा तो पतन होगा, बिल्कुल सही बात है। नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी, जो अगर वफादारी बनाए ही रखते तो पतन क्यों होता? ठीक, यानी कि ए सही है और आर गलत है। आगे बढ़, क्वेश्चन है, हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। देखिए ये क्वेश्चन फैक्चुअल ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको कोर्ट में लग रहा है। हरिहर प्रथम नहीं थे, कौन था? बुक्का थे, बुक्का प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, ठीक है। नहीं, ये वाला तो गलत हो गया। इसने 1374 ईस्वी में चीन में एक दूतमंडल भेजा था, नहीं बुक्का प्रथम नहीं भेजा था, यानी ये वाला भी गलत हो गया। देखिए कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ठीक, ध्यान रखना। 37 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित विदेशी मुद्राओं में कौन सी शामिल थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको पढ़िए। क्रूजेडो, दीनार, डुकेट, फ्लोरिन। अच्छा, यहाँ पे दीनार से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो विजयनगर में पुर्तगाली जो थी मुद्राएं, तो कौन कौन सी? क्रूजेडो फारसी, दीनार, और इटली की फ्लोरिन वो डुकेट मुद्राएं प्रचलन में थीं, ठीक है। ये सारी प्रचलन में थी, ध्यान रखना इसको, इसको आराम से याद कर लो। बढ़ते हैं आगे, कौन सा एक कथन चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं है? अच्छा देखिए भाई, नहीं है। उन्होंने भक्ति का प्रचार कीर्तन और नृत्य के माध्यम से किया, बिल्कुल, कीर्तन के जनक भी कहे जाते हैं, लेकिन क्या है कि कीर्तन एक सनातन और जो अनादिकाल से चली आ रही प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कई किताबों में कई जगह बहुत सारे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों के कीर्तन के जनक हैं, इसको ध्यान रखना। उन्होंने दक्षिण भारत सोमनाथ द्वारका की यात्रा की, हाँ बिल्कुल की थी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का तात्विक भाष्य लिखा, नहीं, ठीक है, ये तो नहीं है। देखो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भक्ति आंदोलन के एक संत थे, न कि दार्शनिक भाष्यकार, वो एक संत थे। इन्होंने भक्ति को सरल भावनात्मक माध्यम से व्यक्त किया, जैसे कीर्तन करिए, है ना, और जो नृत्य करिए, ये सब था इनका। ये शास्त्रों पर कोई इन्होंने टीका या तात्विक कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ये वाला गलत हो गया। वे जीवन के अंतिम वर्ष में पूरी में रहे, हाँ ये भी सही है। तो यानी कि सी वाला संबंध हमारा इसमें नहीं है। 39 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल सही है, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी। चिश्ती संप्रदाय के समान सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी भी सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ये जो थे सुहरावर्दी, ये ऐश्वर्य के जीवन में विश्वास करते थे, है ना, ये हाई फाई लाइफ स्टाइल में ये विश्वास जो करते थे। जबकि जो बाकी थे, यानी कि ये चिश्ती जो थे, ये सादा जीवन, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुहरावर्दी इनके नाम से थोड़ा सा जो कर लो, ये क्वेश्चन कई बार जो है, सुहरावर्दी जो थे ये थोड़ा हाई फाई लाइफ, कहते हैं वर्दी पहनते थे सुहरावर्दी, तो मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे, अकबर के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? अच्छा, बदायूनी ने, नहीं। अबुल फजल अकबरमाना, नहीं। अबुल फजल आइन, हाँ ये है, अबुल फजल ने आइन अकबरी में की है, ठीक है। और इसे शायद एक सेकंड, हाँ इसे कहा था फर ए इजादी, मतलब दैवीय ज्योति, ठीक है, आइन अकबरी में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ते हैं, मुगल अधिकारी हैं और उनके कार्यक्षेत्र हैं दीवान मुस्तफ़ी, दीवान तन, दीवान बयूतात, सद्र उस सुदूर। अब देखिए अगर नहीं भी पता है फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। देखो मुस्तफ़ी जो होता था ये प्रधान लेखा परीक्षक होता था, ठीक है, तो लेखा परीक्षक ये हुआ। देखो दीवान तन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, दीवान तन यानी कि वेतन मिल रहा है ना, कर लोगे। दीवान बयूतात ये क्या है कि वित्त विभाग का ये देख रेख करता था, आंतरिक वित्त, ये देखिए यहाँ में। और सद्र उस सुदूर ये सम्राट द्वारा जो नियुक्त धार्मिक और न्यायिक प्रमुख अधिकारी होता था, सद्र उस सुदूर। अब देखिए हमको दीवाने तन यहाँ पे मिल सकता था आसानी से, यानी कि बीच का टू देखिए है कहीं, ये हाँ देखिए हमारा काम हो गया। अगर हम एक भी यहाँ पे कर लेते, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बाकी हमको 3 नहीं पता था, कोई बात नहीं, दीवाने तन को अगर हम तनिक भी, ये तो आराम से आप याद कर लोगे, दीवाने तन मनसब वेतन है ना, तो ये सही हो गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 41 की ओर, सॉरी 42 की ओर, 41 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था, 42 की ओर बढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पदों से संबंधित कौन सा कथन सही सुमेलित है? ठीक है, जात मनसबदार द्वारा रखे गए घुड़सवारों की संख्या थी? नहीं, मनसबदार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा शासकीय रैंक थी। ठीक है, ये क्या था? ये प्रतिष्ठा और शासकीय रैंक थी, इससे वेतन तय होता था, ध्यान रखना। यानी कि घुड़सवार की बात यहाँ पे नहीं। सीधी सी बात है, सवार का मतलब क्या? सवार का मतलब घोड़ा, घोड़े पे सवार, तो सवार होता है यहाँ पे, न कि जात। सवार में आएगा नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ, ये इसका है, देखिए ये इसका हो गया, ये इसका हो गया है। सवार का मतलब घुड़सवार। ठीक, कह रहा कि कौन से सही सुमेलित है? आगे देखिए, जात मनसबदार का प्रशासकीय रैंक और वेतन, हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। सवार मनसबदार की आसीमा नहीं, बिल्कुल नहीं, बता चुका हूँ। सवार था घुड़सवारों की संख्या, और जात होता था उसकी प्रतिष्ठा, उसकी रैंक, और तो उसको कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और क्या होता कि जात से सवार ज़्यादा नहीं हो सकते थे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 33 मनसबों का उल्लेख किया है? बिल्कुल नहीं, 33 नहीं, कितने दूने हैं, 66 हैं, इसको रट लो आराम से। ठीक है, 66 मनसबदारों का उल्लेख किया। देखो कितना शार्पली पूछा है, अगर नहीं पता होगा तो सीधे काम हो गया, है ना। फिर लिखा है, दाग प्रथा की शुरुआत अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में शुरू की? नहीं 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 नहीं, 11वें वर्ष में नहीं शुरू की, ये भी क्वेश्चन गलत है। मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये 18वें वर्ष में शुरू किया। हालांकि इतना क्लोजली दोनों फैक्ट नहीं पूछेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलो एक में ये डाल देगा, ये थोड़ा सा याद करने वाला, क्योंकि एक दो बार अगर आप पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे तो याद हो गया होगा, सबको याद, ठीक है, याद होगा। लेकिन ये दाग प्रथा की शुरुआत अकबर ने अपने, ये मतलब पूछेगा, ये अलग अलग पूछ सकता है। देखिए एक फैक्ट, देखो पेपर जो बनाते हैं, 4-5 क्वेश्चन छोड़ दो, उसकी मैं नहीं करता हूँ, वो सब बेकारी होते हैं। लेकिन पेपर जो बनाते हैं उनका भी ये मंसूबा होता है कि विद्यार्थी थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर तक पहुँच जाए। ठीक ना। अब ये दोनों क्वेश्चन कठिन हो गए, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते थे। मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसे दोनों फैक्ट इस तरीके के नहीं आएंगे, एक आएगा हिंट वाला और एक आएगा थोड़ा तुम्हारा जो उससे कनेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देख के परेशान मत हुआ करो कि अरे मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ, ऐसा नहीं। 18 वर्ष नहीं, ये तो पूछ सकता है, क्योंकि देखिए अभी अकबर को पढ़ रहे हो ना, और 2 बार रिवाइज करो तो 66 मनसबदार याद हो जाएगा आपको, अगर आप मन से पढ़ रहे हो। ठीक, लेकिन ये 18वें वर्ष 16वें ये शायद याद ना हो, ये पूछेगा भी नहीं। ये पूछेगा तो किसी दूसरे फैक्ट के साथ जहाँ पे ये लिंक हो जाएगा और हमको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर देखिए, विचार कीजिए। अब्दुल हसन को नादिर और जमा चित्रकारों की अद्वितीय रत्न की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी? अब्दुल हसन को बिल्कुल नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। बसावन अकबर के समय का एक विशिष्ट चित्रकार था जिसने मजनू के प्रसिद्ध चित्र को तैयार किया था। बिल्कुल ये भी सही है। जो बसावन था ये अकबर का काल का एक था, और इसने मजनू को एक, देखो दुर्बल, देखो क्या है, एक आपने देखा होगा इंटरनेट पे वायरल है, उसकी दुर्बल घोड़ा था और उसमें भटकता हुआ रेगिस्तान में उसको चित्रित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उस्ताद मंसूर ने साइबेरिया के पास सारस पक्षी और बंगाल के एक पुष्प का सजीव चित्रण किया? ये भी बिल्कुल सही है। और इसकी थी इसकी क्या थी? नादिरुल जमा, नादिरुल उस्र। इसकी जो मंसूर की थी ये थी उस्र इसकी उपाधि थी, नादिरुल उस्र। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों कथन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन 45 को बढ़ते हैं। सकीनत उल औलिया, ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। सकीनत उल औलिया ग्रंथ में चिश्ती संतों की शिक्षाओं का वर्णन है? बिल्कुल नहीं, सकीनत उल औलिया में कादरी है। कौन है? कादरी संप्रदायों सिलसिलों का पर जो आधारित है, ना कि ये चिश्ती पे है। अगला देखते हैं, हसरत उल तारिकीन में विभिन्न संप्रदायों की संतों की शिक्षाएं संग्रहित हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो यानी कि हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज तुगलक के संदर्भ में नहीं कहा गया है? अच्छा देखिए, फिरोज तुगलक के संदर्भ में नहीं कहा गया है। धर्मांध शासक और औरंगजेब का अग्रगामी आरसी मजूमदार। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक धर्मांध शासक एवं औरंगजेब का अग्रगामी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि कौन सा नहीं कहा गया है? सल्तनत युग का अकबर, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। हेनरी इलियट ने कहा है इसको, सल्तनत युग का अकबर कहा है। विरोधी तत्वों का मिश्रण, नहीं, विरोधी तत्वों का मिश्रण ये स्मिथ ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में नहीं कहा था, ये गलत हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। धर्म प्रचार के प्रति समर्पित एल्फिस्टन, हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि यहाँ मिल गया आंसर हमारा सी। इसके साथ ये स्मिथ ने इसको विरोधी तत्वों का मिश्रण, आप लोग देखना बताना, मैं भूल गया हूँ यहाँ पे। देखिए क्या है कि कभी कभी एसटी बनाने का एक ये भी उद्देश्य होता है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए या आपको थोड़ा सा नया फैक्ट बता दिया जाए, क्योंकि ये क्या है, ये जो एसटी ध्येय इसकी है, ये पेपर से बहुत दिन पहले, जो लगभग 6 से 7 महीने पहले की है।
ठीक ना। तो अगर देखिए अब ऐसा क्वेश्चन चारों मुश्किल है कि चारों दे दे और आपको जो आपसे पूछ ली, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये एसटी बनाने वाले आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे भी ये चीज़ें आप भी याद कर लो, है ना। तो ये विद्यार्थी तुम ये इसमें इसको नहीं बोले थे, ये वाला यहाँ पे सही है। देखिए भारत आगमन का सही कालक्रम क्या है। देखिए क्वेश्चन हमको थोड़ा पॉजिटिव रहना है ना। अब हम कहते हैं नहीं अरे बहुत कठिन आ रहा है, मेरा कुछ तैयारी नहीं, हम तो देंगे नहीं एग्जाम, तो इससे अच्छा है कि पॉजिटिव सेंस मिले। और जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप PYQ उठा के देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। देखिए पेपर में क्वेश्चन आते हैं 150, 100 क्वेश्चन सरल होते हैं, मेरिट कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं गई है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्वेश्चन क्या सरल हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं और वहाँ जाके कन्फ्यूजन होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि तुक्का, जिसका मैं शिकार रहा हूँ, मैं शिकार रहा हूँ खुद, ये लगता है ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो एक्चुअली आप तुक्का मार रहे हो, ठीक। तुक्के गलत हो जाते हैं। अगर तुक्के किसी ने 20 लगा दिए और उसके भाई 10 भी सही हो गए, तब तो वो उसकी बल्ले बल्ले है। हम जैसे लोग क्या कभी लगाते थे तुक्के, तो 20 लगाते तो 19 गलत हो जाते थे ठीक है। तो क्या होता है कि 100 क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सरल आएंगे, 50 ही कठिन आएंगे, ये बिल्कुल तय है, तय 100% तय है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत आगमन का सही कालक्रम क्या, भारत में कौन कौन से कब आया। देखिए अल-बरूनी, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। अगर आपको मोटा मोटा पता है कि ये किस समय आए होंगे, मतलब किस राजा के काल में आए होंगे, तब आप आराम से ये कर लोगे। अगर आपको डेट वोट नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो अल-बरूनी था, आप सबको पता होगा कि ये गजनवी के साथ में आया था। अब जब गजनवी से के साथ आएगा तो 1000 के बाद आएगा 27 तक, यानी कि 11वीं शताब्दी, मोटा मोटा इसको कह लें 11वीं शताब्दी में आया होगा, ठीक है। मार्को पोलो जो था, ये निकोलो कोंटी के टाइम पे शायद आया है अगर मैं सही हूँ तो, और वो लगभग रहे हैं 1200 के बाद में, यानी कि ये 13वीं शताब्दी कह लें इसको, है ना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक में आया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक में आया, सबको याद है ना, रहला मोहम्मद बिन तुगलक। तो ठीक, तुगलक कब था, 1300 के बाद में था, यानी कि ये 14वीं शताब्दी इसको कह लेते हैं, 14वीं। अब्दुल रज्जाक ये आया विजयनगर काल में। विजयनगर काल कब, 15वीं शताब्दी में चल रहा था। तो 11, 12, 14 और 15, यानी कि एक वाला देखिए ये 2 कैंसिल हो गए, एक एक जो मिल गया, एक के बाद 2, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 2 नहीं 3 पहले आएगा मार्को पोली, ये वाला सही हो गया, ठीक समझ में आया बात। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ अगर गलत बोल गया हूँ तो देखना, आप लोग कमेंट करना, कभी कभी होता है कि फ्लो में कुछ निकल जाता है, ठीक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। असत्य कथन का चयन करें, ठीक है, करते हैं, देखते हैं भाई, पढ़िए। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। अच्छा, उत्तर वैदिक आर्य जो थे, कह रहा कि गलत असत्य कथन का चयन करिए। हाँ जी बिल्कुल हो गया था। कुणाल एवं पूर्ण हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती जो गुजरात में स्थित है, कुणाल जो है बिल्कुल कुणाल के गुजरात में है, कह रहा कि असत्य कथन चुनिए। ये सत्य मुझे लग रहा है, नहीं कुणाल गुजरात में नहीं, सॉरी कुणाल है भैया हरियाणा में, सर ये हमको मिल गया, देखो ये है हरियाणा में। ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, वहाँ पे गलतियाँ सबसे होती हैं। कुणाल कहाँ है, ये हरियाणा में, बाकी सब इसमें सही लिखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में संसार दुखमूलक बताया गया है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचारकों को नयनार कहा गया, बिल्कुल शैव नयनार थे। और जो विष्णु के संप्रदाय वो थे अलवार। नयनारों की संख्या 64 के करीब थी, इनकी 14 के करीब थी, इनकी नयनारों की ज़्यादा थी, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन जो असत्य कौन है, बी वाला। कुणाल कहाँ है, हरियाणा में है। हरियाणा का कहाँ है, तो हिसार जिले में है, ठीक ना। हिसार जहाँ पे ये सरस्वती नदी के किनारे बताया गया है कुणाल, ठीक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो ये तो आप लोग कर लोगे आराम से, कई बार इसको पढ़ोगे। कौन थी, बेगम एजाज रसूल थी। 15 महिलाएं थीं। मैं आपको एक बार मैं बता देता हूँ जो मुझे याद आ रही। सुचेता कृपलानी जी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजिनी नायडू थी। ये तो 4 वहाँ ठीक है, समय की फेमस थी, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। एक इसमें हंसा मेहता थी, वो भी फेमस थी। बाकी जो आपको याद नहीं होगी वो सुन लो अब। पूर्णिमा बनर्जी, ललिता राय, और एक थी जी दुर्गा करके, और कमला चौधरी थी, रेणुका राय थी, मालती चौधरी, एनी मस्करीनी, ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। एनी मस्करीनी ये भी थी, ठीक है। संभवतः ये क्या थी, आप लोगों को पता होगा, एंग्लो इंडियन होंगी। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम थी, और एक थी अम्मू स्वामीनाथन, और एक थी दक्षयानी वेलायुधन। तो देखो मैं कैसे याद करता हूँ, वो तो जो फेमस महिलाएं जो उस टाइम की थी, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू और हंसा मेहता, ये इतनी याद कर लो। एक बेगम एजाज रसूल आपको याद रहेंगी, एक एनी मस्करीन आपको याद रहेंगी, और 2 नाम साउथ इंडियन की तरह, वो साउथ इंडियन से ही हैं, अम्मू स्वामीनाथन और दक्षयानी वेलायुधन। ये इतने याद कर लो। देखो जहाँ पे हमें कुछ ना याद हो, जो वहाँ पे 15-20 हो, कुछ याद ना हो रहा हो, तो हम 4-5 याद कर लें, हो सकता है क्वेश्चन वहीं से आ जाए। तो हमें क्या आसान चीज़ें पकड़नी है, कठिन के पीछे भागना नहीं है, इसको ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताबुल रहला में दिया।
यह वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, देखिए ये अरबी में लिखा गया था। इब्न बतूता एक यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा था, किताबुल रहला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे किताबुल रहला अरबी भाषा में किसने लिखा, इब्न बतूता ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना। देखिए 50 क्वेश्चन ही मैं आज कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, कल कोशिश करूँगा कि 100 क्वेश्चन मैं 50 मिनट में करवा दूँ और करवा दूँगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, देख तो रहे हो, अच्छी बात है। आप, मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ चलो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आर ओ में आपने जो देखा, प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैं बता दूं कि आर ओ में मैं सिर्फ हिंदी का टेस्ट लेके आया था, कम से कम 12 से 13 टेस्ट लेके आया था, वहाँ से लगभग से 40 से 45 क्वेश्चन मिले हैं लोगों को। हालांकि पेपर सरल था हिंदी का, तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन हाँ वहाँ से मिले हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने इसको सराहा भी। ठीक है, थैंक यू।